हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग सीखेंगे एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। ये वर्क एनर्जी पावर का 7th लेक्चर है। तो लास्ट 6 लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के बारे में जाना है, एनर्जी के बारे में जाना है, कुछ डिराइवेशन भी देखे। आज हम लोग स्प्रिंग के बारे में जानेंगे, स्प्रिंग पे कितना एनर्जी स्टोर होता है और उसका एक्सप्रेशन भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों का 11 का वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम में पिंक मार सकते हो या फिर कमेंट में भी बोल सकते हो क्या क्या तकलीफ है, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। मैं फिर आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा दूसरा वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज हम लोगों का वर्क एनर्जी पावर पार्ट 7। तो कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। हम लोग तो चलते हैं क्वेश्चन विद आंसर के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। स्प्रिंग का क्वेश्चन है। शो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग इलेक्ट्रिक फोर्स of a spring show that the electric force of a spring is a conservative force. Is a conservative force. Hence, write an expression for the potential energy. Hence, write an expression for the potential energy of a stressed STRETCHED for a stretched spring। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखाना है, कॉपी कर लो। हम लोगों को देखना है शो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव है, वो हम लोगों को दिखाना है। तो फिलहाल मान लेते हैं ये एक सरफेस है जिसपे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहां पर एक ब्लॉक है। फिर इस ब्लॉक को हम लोग थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। फिर जो है ये ब्लॉक फिर से पहले वाला पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 फिगर दिया हुआ है, फिगर ए, बी एंड सी। ये मान लो इसका मेन पोजीशन है जो है x इक्वल टू 0 पे, और ये मान लेते हैं उसका मेन पोजीशन है या लास्ट पोजीशन है। इसको हम लोग डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस। ठीक है, मेन पोजीशन से x डिस्टेंस, और लास्ट वाला में जो इसका ये यहां पर x डिस्टेंस छोड़ने से आया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि m मास का कोई यहां पर फोर्स इक्वल टू 0। यहां पर हम लोगों ने कुछ फोर्स F अप्लाई किया है, तो ये ब्लॉक यहां से जब हम लोग फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे तो ब्लॉक ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसका थ्योरी में लिखा दे रहा हूं, कॉपी कर लो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल मास। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक स्प्रिंग ऑफ negligible small mass
spherical mass, very small है, with its one end attached to a rigid support. With its one end attached to a rigid support, जैसे कि फिगर पे दिखाया गया है. Its one end attached to a block of mass small a, ठीक है, which can slide over a smooth horizontal surface, which can slide over a smooth horizontal surface, ठीक है. The position x equal to 0 is the equilibrium position. The position x equal to 0 is the equilibrium position, ठीक है. चलो ठीक है. When the spring is stretched by pulling or pushing the block, when the spring is stretched by pulling or pushing the block, by pulling or pushing the block, a spring force Fs begins to act. A spring force Fs begins to act, ठीक है, in the spring toward the equilibrium position. In the spring towards the equilibrium position, ठीक है. ये हो गया हम लोगों का थ्योरी. अभी आएंगे कैलकुलेशन पे. थ्योरी में क्या बोला है, यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक है जो हम लोगों का नेग्लिजिबल मास का स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है. इसका वन एंड है और इसका दूसरा एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट मतलब वॉल में अटैच्ड है. तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसको एक फुट से थोड़ा पुशिंग और पुल किया है इस तरफ. तो इस तरफ स्प्रिंग फोर्स से पुश करने से क्या होगा, दूसरा तरफ जो है स्प्रिंग का एक फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. और हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो स्प्रिंग जो फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. तो इसका स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. तो कॉपी कर लो जल्दी से. चलो ठीक है, अभी देखते हैं उसका कैलकुलेशन, मतलब कितना एनर्जी स्टोर होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा. तो एनर्जी स्टोर मतलब हम लोग जब कोई चीज पे कितना एनर्जी स्टोर होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ता है. तो चलो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या कहा है, द स्प्रिंग फोर्स Fs, the spring force Fs is directly proportional. The spring force Fs directly proportional to the displacement of the block, to the
displacement of the block from the equilibrium position. From the equilibrium position मतलब हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करके इसको इक्विलिब्रियम से दूसरी तरफ ले जाएंगे, स्प्रिंग उतना फोर्स हम लोगों को उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में अप्लाई करेगा। ये दोनों फोर्स तो इक्वल होना है। तो इन दोनों फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों फोर्स क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो हम लोग कोई स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू X, मतलब Fs प्रोपोर्शनल टू X, दैट मीन्स Fs इक्वल्स टू Kx, ठीक है, माइनस Kx। एक्चुअली यहां पर हम लोगों ने माइनस क्यों यूज किया, और ये K क्या है, यार K इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। यूनिट्स डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने फोर्स कांस्टेंट बारे में बात किया था। उस चैप्टर में मैंने बोल दिया था कि हम लोग जो बाद में वर्क एनर्जी पावर करेंगे वहां पर हम लोग फोर्स कांस्टेंट क्या है वो देखेंगे। तो अभी देख लो कि फोर्स कांस्टेंट क्या है। फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर हम लोग जो प्रोपोर्शनल टू साइन उठा के हटा के जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो होता है फोर्स कांस्टेंट। तो ये हो गया हम लोगों का F इक्वल्स टू माइनस Kx। और यहाँ पर हम लोग माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग जिस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग जिस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब स्प्रिंग तो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ, तो और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरी तरफ। तो ये इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने माइनस यूज किया है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is called force constant, ठीक है। its SI unit is Newton per meter. Its SI unit is Newton per meter. The spring is stiff if the spring is stiff if K is large and soft if K is small। चलो ठीक है। The negative sign shows that the negative sign shows that force Fs and displacement X are in opposite direction, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है वही यहां पर लिखा है, ठीक है। K का वैल्यू ज्यादा होने से स्प्रिंग क्या होगा, स्टीफ होगा, मतलब स्टीफ मीन्स हार्ड होगा, स्प्रिंग उतना टाइट होगा। और K का वैल्यू कम होने से मतलब थोड़ा स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। जैसे कि पेन में जो स्प्रिंग होता है वो बहुत नरम होता है, ऐसा इजीली हम लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन जो गाड़ी में या फिर साइकिल के सीट के नीचे जो स्प्रिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसको हम लोग ऐसे करके एक्सपांड नहीं कर सकते। तो इसको जो स्प्रिंग का जिस स्प्रिंग का K का वैल्यू ज्यादा होता है वो उतना स्टीफ होता है, मतलब उतना हार्ड होता है, ठीक है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग force for small extension, the work done by the spring for small extension dx is dw equals to Fs
dx और fx क्या था हम लोगों का, माइनस kx dx। तो वर्क डन क्या होता है ये तो सबको पता है, वर्क डन W इक्वल्स टू Fs होता है। तो F का वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस kx है, तो हम लोगों ने वैल्यू बिठा दिया और हम लोगों का आ गया dW इक्वल्स टू Fs ds इक्वल्स टू माइनस kx dx। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को टोटल वर्क डन जो है वो निकालना है। तो टोटल वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन हम लोग निकालेंगे dw को इंटीग्रेट करके, क्योंकि dw को इंटीग्रेट करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, w मिल जाएगा, और w मीन्स टोटल वर्क डन। ठीक है, तो इफ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi, सो इफ द ब्लॉक is moved from its initial displacement or position xi to its final displacement or position x है। ठीक है, the work done by the spring force is the work done by the spring force is, तब वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन होगा WS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसका लिमिट क्या होगा, dWS इक्वल्स टू माइनस xi to xf fx dx, सॉरी kx dx। ठीक है, क्या तो कांस्टेंट होकर सामने आ जाएगा और रह जाएगा x dx xi to xf। तो x का इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रह जाएगा xi to xf। तो यहां पर पहले xf होगा, मीन्स xf स्क्वायर बाई 2 minus xi square by 2, that means xi square by 2 minus k xf square by 2, that means half k xi square minus half k xf square। ये बन जाएगा हम लोग का वर्क। अगर किसी को ये इंटीग्रल समझ में नहीं आया है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर सिर्फ x है, x मतलब x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 होने से क्या आ जाएगा, x टू द पावर इंटीग्रेट करने से x टू द पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन। ठीक है, तो अभी देखना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि स्प्रिंग जब एक्सटेंशन हम लोग करते हैं स्प्रिंग को, तो इस पे कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो जो एनर्जी स्टोर होता है उसके लिए जो हम लोगों का फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये अभी प्रूफ करना है। सिर्फ 2 लाइन का बात है, 2 लाइन लिखने से हो गया, प्रूफ हो जाएगा हम लोगों का कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। अच्छा, मैं वीडियो पास करके कॉपी कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम xi, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम xi and allowed to return to xi and allowed to return to xi, then ws equals to minus integration xi to xi kx dx। इसका इंटीग्रेशन करने से आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0।
अगर हम लोग इसको जहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर वापस वहां पर ही लेके आते हैं, मतलब उसका लिमिट जो है xi टू xi हो जाएगा। मतलब यहां से हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया xi तक, तो फिर ये रिटर्न जब यहां पर आ जाएगा तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा xi टू xi। तो लिमिट बिठाने से दोनों माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने से हम लोगों का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। The above discussion shows that the above discussion shows that one number, the spin force is position dependent. The spin force is position डिपेंडेंट। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। अभी हम लोग इस फिगर का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी कुछ थ्योरी लिखना है। एस इज क्लियर इन हुक्स लॉ, एस इज क्लियर इन हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ क्या था, F प्रोपोर्शनल टू kx। तो एक्सप्रेशन में तो x है, तो ये पोजीशन डिपेंडेंट तो होना ही है। अच्छा, 2 नंबर, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग is depend on its initial and final position। क्योंकि हम लोगों का एक्सप्रेशन में xi था और xf था। xi मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड xf मीन्स फाइनल पोजीशन। तो हम लोगों के एक्सप्रेशन में एस xi और xf होने से हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हम लोगों को करना पड़ता है वो वर्क डन स्प्रिंग के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो थर्ड वाला, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। द वर्क डन बाय द spring force in cyclic process is 0। साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पर और एक चीज लिख सकते हो, इफ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी, इफ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring in its equilibrium position is 0 and the potential energy of the spring and the potential energy of the spring at extension x is given by or will be, क्या होगा, ux minus 0 equals to half k x square और ux equals to half k x square। अगर हम लोग उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
इनिशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, तो हम लोगों का जो, अगर हम लोग उसके बाद x डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम लोग का स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो भी है हम लोगों का स्प्रिंग का, मतलब स्प्रिंग जो हम लोगों का कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वो अभी हम लोगों को दिखाना है। शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस स्प्रिंग रिमेन्स कंजर्व। शो दैट total energy of the stress spring remains constant. Remains constant when it is released. When it is released. ठीक है, find the expression for the maximum speed. Find the expression for the maximum speed. ठीक है, हम लोगों को क्या दिखाना है कि स्ट्रेस स्प्रिंग को अगर हम लोग रिलीज करते हैं तो इसका ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो आएगा, उस वे में मतलब स्ट्रेच करके हम लोगों ने छोड़ दिया, वहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोज करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये ओबे करता है, ये हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो फिर इसको बोला है उसका मैक्सिमम स्पीड। देखो मैं फिलहाल फिगर एक ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर एक स्प्रिंग है, इसको अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं कुछ ऐसा करके, तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ आएगा। इसको हम यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं, ये वापस इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करके छोड़ देने से ये वापस ऐसा आएगा, फिर ये कंप्रेस होगा, फिर इसको उल्टा डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई होगा तो ये वापस चला जाएगा। अगर ब्लॉक एंड सरफेस का बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, मतलब जो इसका सरफेस है फ्लोर का वो पूरा स्मूथ होता है, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को शो करना है कि उसका इस पाथ में जो हम लोगों का एनर्जी है वो कंजर्व होता है, मीन्स ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है। ठीक है, इफ यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग टू ए डिस्टेंस xm, इफ वी stretch a spring, if we stretch a spring to a distance xm, to a distance xm, its potential energy is half k xm square। ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिया था। When it is released, it begins to move under the spring force. It begins to move under the spring force। ठीक है, till it reaches the equilibrium position, till it reaches
द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो मैंने फिगर पे देखा। देखो मैंने जो जो बोला है वही इस पे लिखा है। इफ यू स्ट्रेच ए स्प्रिंग टू ए डिस्टेंस एक्स एम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स एम स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैंने पहले दिखा दिया था। When it is released, it begins to move under the spring constant। जब हम लोग इसको छोड़ते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के थ्रू मूव करना शुरू कर देते हैं till it reaches the equilibrium position x equal to 0। जब तक ये मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन x equal to 0 में नहीं पहुंच पाता। Where it has maximum speed, यहां पर उसका स्पीड जो है वो मैक्सिमम होता है। All the potential energy converted into kinetic energy in that position ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि इनर्शिया क्या था। इनर्शिया था जो हम लोग का जो रेस्ट पे है उसको रेस्ट पे होने के लिए जो टेंडेंसी है, और जो मोशन पे है वो मोशन पे रहने का जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो एज ब्लॉक इज इन मोशन, तो देयर इज इन टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक इन रिमेन्स इन मोशन, देन द ब्लॉक ओवरशूट्स द एक्स इक्वल टू 0 पोजिशन। तब ये क्या करता है, एक्स इक्वल टू 0 पोजिशन ओवरशूट कर जाता है, मतलब क्रॉस कर जाता है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस अंटिल इट मोमेंटरली स्टॉप्स एट द पोजिशन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एम। इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते होते ये एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एम में रुक जाता है। Where all the kinetic energy is converted into potential energy, जहां पर इसका सब kinetic energy potential energy में कन्वर्ट हो जाता है। The spring force against pull the block towards the position at x equal to 0। जब फिर स्प्रिंग को टोटली कंप्रेस कर देता है तब स्प्रिंग क्या करता है, उसका उल्टी डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे दूसरा फोर्स उसको अप्लाई करता है जो है स्प्रिंग फोर्स। वो क्या करता है, उसको फिर से इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश करते हैं। देन इन दिस वे द स्प्रिंग कीप ऑसिलेटिंग एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गया हम लोगों का थ्योरी। अभी देखते हैं हम लोगों का इसका कैलकुलेशन कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कैसे कंजर्व होता है और रिमेन्स कांस्टेंट कैसे होता है, और हम लोगों को उसका मैक्सिमम स्पीड भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसका मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच पाते हैं। एट द एक्सट्रीम पोजिशन, एट द extreme position, at the extreme position or terminal position, here x equal to plus minus x, ठीक है, and velocity v equals to 0 and velocity v equals to 0, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन और एंड पोजीशन पे ये जो ब्लॉक है ये रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। देन काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड potential energy ux equals to हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एट एनी at any intermediate position x, at any intermediate position x मतलब xm से छोटा लेकिन 0 से बड़ा कोई भी एक पोजीशन x होने से यहां पर क्या होगा, फॉर x between minus xm to plus xm,
द एनर्जी इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल. द एनर्जी इज पार्शियली काइनेटिक एंड partially potential. ठीक है. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू half k x m square equals to half m v square plus half k x square. ठीक है, क्योंकि half k x m square जो है वो है टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन और एट टर्मिनल पोजीशन. और इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या होगा, ये तो पहले के साथ इक्वल होगा, विच इज हाफ के एक्स एम स्क्वायर. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ के कॉमन लेने से एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला. तो हम लोग का वेलोसिटी जो है हाफ के वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर हाफ ऑफ कैंसिल तो k बाई m, ये हो जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, हम लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया. और थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, ये भी लिखा देता हूं. At the equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, हियर x इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर. सो मैक्सिमम स्पीड equals to Vm equals to root over k by m into x. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ग्राफ ड्रॉ किया था, इसका जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, ये हो गया टोटल एनर्जी कंजर्व होता है. और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टर्मिनल पे मैक्स होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम पे, और काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पे मैक्स होता है और टर्मिनल पे 0 होता है, क्योंकि टर्मिनल पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया टोटल एनर्जी. अगर हम लोग एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ओरिजिन 0 0. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ड्रॉ कर लो.
तो इसके लिए थोड़ा सा लिखा देता हूं। द वेरिएशन ऑफ KEPE एंड टोटल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट X, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, kinetic energy and displacement and total energy with displacement X is shown in the figure. ठीक है? As both KE and PE depends on X square, as both KE and PE depends on X square, दोनों X square के ऊपर ही डिपेंड करता है. So their graph will be parabolic. ठीक है? Total mechanical energy remains constant. Total mechanical energy U plus K remains constant. ठीक है? So its graph is a straight line parallel to the displacement axis. So its graph is parallel to the displacement axis. ठीक है? कॉपी कर लो. हो गया. फिर देखेंगे आज का थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप लोगों ने नीचे वाले क्लास में, मतलब क्लास 9-10 में भी पढ़ा है. तो क्वेश्चन 3 हो जाएगा. व्हाट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस? व्हाट इज Einstein's mass energy equivalence. ठीक है? Mention some of its practical application. Mention some of its प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ठीक है? आइंस्टाइन का मास एनर्जी लॉ क्या है वो हमको लिखना है. ठीक है? फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोगों को शो करना है. Einstein discovered that mass can be converted into energy. Einstein discovered mass can be converted into energy. Mass can be converted into energy and vice versa. ठीक है?
He showed that mass and energy are equivalent. He showed that mass and energy are equivalent. Mass and energy are equivalent by the law E equals to m c square. ठीक है, where c is the speed of light, where c is the speed of light in air or vacuum, and mass m is the mass and small n is the mass. ये हो गया हम लोगों का आइंस्टाइन का मास और एनर्जी लॉ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस लॉ। ठीक है, तो इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। बुक में 3 है, देख लेते हैं तीनों क्या है। Annihilation of matter. First one, applications of practical applications. Annihilation of matter. Annihilation of matter. ये क्या है? हम लोग जब डिस्ट्रॉय करते हैं कोई मैटर या कोई पार्टिकल को, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तब हम लोग एनर्जी when an electron and positron, when an electron and positron come close to each other, they annihilate or they destroy each other. They destroy each other. They destroy each other, forming two gamma rays. Forming two gamma rays. Gamma मतलब electromagnetic radiation of total energy given by Einstein's mass energy relation. Of total energy given by Einstein's mass energy law. Second point, pair production. ठीक है, when a gamma ray photon of energy, when a gamma ray photon of energy, when a gamma ray photon of energy 1.02 mega electron volt passes close to a massive nucleus. Passes close to a massive nucleus. It materializes into a pair of particles. It materializes a pair of particles. It materializes a pair of particles, an electron and a positron. An electron
एंड ए पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट वाला का उल्टा प्रोसेस है ये। दस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, दस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। ऑप्शन 3, sorry, number 3, energy generation in the sun and stars, energy generation in the sun and stars. The energy generated in the sun and stars is due to conversion of the energy generation, in the sun and stars due to conversion of mass into एनर्जी। जो हम लोग देखते हैं कि सन जो है वो हमेशा एनर्जी बार्न कर रहा है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो उस एनर्जी का सोर्स क्या है? उस एनर्जी का सोर्स है वो हमेशा मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, इसलिए सन का जो मास है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और वो एनर्जी ह्यूज अमाउंट में रिलीज कर सकता है। ठीक है, रिलीज कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज ऑलमोस्ट एनर्जी खत्म हो गया हम लोगों का थ्योरी पर। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पावर के बारे में। फिर छोटा सा पार्ट है कोलिशन। ये दोनों पार्ट खत्म करने से वर्क एनर्जी पावर का थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।